तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारा यांकाई सोमो के साथ मिलकर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा था। तभी सोमो भाई साहब को किसी के आने की खबर मिलती है और ये और कोई नहीं बल्कि हुमई थी। अपने दोस्त और उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को, जो कि उसकी नजर में होने वाली है, उन दोनों को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। यांग को तो कोई आइडिया नहीं था। तभी हुमई आकर उसकी चीजें खरीदने में हेल्प करने लगती है, पर यांग को ये मंजूर नहीं था क्योंकि हुमई की शर्त तो कुछ और ही थी। इसलिए वो अपने पास मौजूद काफी सारे कीमती एलेक्सर देने के बाद उस यांग स्टोन को खरीद लेता है। घर के रास्ते में वापस जाते हुए भी हुमई उसका पीछा कर रही थी। हमें पता लगता है कि सिर्फ हुमई नहीं बल्कि दो और लोग हैं जो उसे पीटने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो दो लोग हुमई और हमारे यांकाई पर हमला कर देते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ वो दोनों टीम ही आमने सामने थी। यांकाई तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। यहाँ हुमई उसे समझाती है कि ये जो बंदा तुम्हारे सामने मौजूद है ना, ये ऑलरेडी कायुन रियाल्म की 5th लेवल पर पहुँच चुका था 1 महीने पहले। तुम्हारी कल्टीवेशन इससे काफी ज्यादा लो है, तुम इसे चैंग मत समझना, ये उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार चैंग को हराने में ही तुम इंजर्ड हो गए थे, इस बार तो ये दोनों हैं। तो एक काम करो, तुम सिर्फ मेरी सुनो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। यांग तो उससे कॉन्फिडेंटली पूछ रहा था कि क्या तुम इन्हें हरा पाओगी। वो तो कहती है कि नहीं, मैं हरा नहीं पाऊंगी, पर एटलीस्ट तुम फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे, मैं इनसे फाइट करूंगी तो ये तुम्हें सेफ छोड़ देंगे। यांग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इन्हें हरा नहीं सकती तो फिर मेरे पीछे रहो, मुझे ये बात नहीं सुननी कि मुझे एक लड़की ने बचाया है, और वैसे भी मेरे पास पावर है, मैं खुद इन्हें संभाल सकता हूँ। जरा सोचो, अगर तुम इनसे फाइट करने जाओ और हार जाओ फिर ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इसलिए तुम बस मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे हुमई फाइट करने और यांकाई को सेव करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी, पर यहाँ चैंग कहता है कि सीनियर हुमई, मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल पहले जैसा ही बिहेव कर रही हैं। आपने साथ मौजूद आदमी को उकसाना और फाइट के लिए इनकरेज करना, आपने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। हुमई को ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यांग बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहा था, जैसे कि वो फाइट की स्ट्रेटेजी बना रहा हो। तभी बीच में ये सीनियर बोल पड़ता है कि तुम्हारा नाम यांग का ही है ना, पिछली बार तुमने ही मेरे जूनियर ब्रदर की पिटाई लगाई थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घायल करने की, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इसका बदला लिया जा सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद यांग भी लाइक, देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा आलसी किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैं खुद से जाकर किसी को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने मुझे किया हो और मेरे साथ फाइट की हो तो फिर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। ये बोलने के बाद वो उन्हें ये दिखा रहा था कि अभी भी वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद तो अब चैंग को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहता है कि कितना बदतमीज है ये। यांग तो अपने न्यू मूव ट्रू यांग एनर्जी का यूज करने वाला था, लेकिन वो जैसे ही फायरबॉल क्रिएट करना शुरू करता है, उसकी चेस्ट में पेन होने की वजह से वो इसे ट्राई नहीं कर पाता, और ये देखकर तो हुमई भी हैरान थी। यांग अपने पास मौजूद उसी ट्रू यांग पत्थर को निकाल कर देखता है। उसे पता लगा कि उसकी बॉडी ने इसकी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी में यांग लिक्विड एनर्जी को फ्लो करना शुरू कर दिया। इसलिए वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जहाँ धीरे धीरे उसकी बॉडी उस स्टोन की सारी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। यांग को ऐसा करता देखकर इस सीनियर का खून खौलने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो अगर यांग ऐसे ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो वो स्ट्रॉन्ग बन के इन्हें कड़ी टक्कर दे सकता है। इसलिए वो अपने जूनियर ब्रदर चैंग से कहता है कि जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। वो दोनों एक साथ झपट पड़ते हैं अटैक करने के लिए, जहाँ ये सीनियर तो एक पावरफुल फीस्ट मारने वाला था, जिसे हमारा यांकाई अपने एक और पावरफुल फीस्ट के साथ ब्लॉक कर लेता है। एक दूसरे के अटैक से हिट होने के बाद वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। उस सीनियर के तो हाथ जलने लगे थे। वो तो कह रहा था कि किस तरीके की खतरनाक टेक्निक है ये, इस यांग एनर्जी ने तो मेरे हाथ को ही जला के रख दिया। वहीं दूसरी तरफ यांग के हाथों में भी कट लग गया था। वो भी सोचने लगता है कि कितना क्रूअल अटैक था, अगर ये उसके हाथ पे नहीं होता तो उसके चेस्ट पर होता। यांग इन्हीं सारी सोचों में डूबा हुआ था कि तभी पीछे से चैंग भी उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जहाँ वो अटैक करते हुए कह रहा था कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे सबकी नजरों में झुकना पड़ा था, इस बार मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इससे पहले कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके यांग को हर्ट कर पाता, यांग अपने हाथ से फिर से उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद तो चैंग के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि वो अपने हाथ से ही मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर ले, ये तो इम्पॉसिबल है। अब तक उसे पता लग गया था कि यांग उसे जाने नहीं देगा, वो उससे स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो एक ट्रिक का यूज करते हुए कि तुम्हारे पीछे कोई है, हमारे यांग के पीछे देखने पर वो एक और छोटी सी नाइफ निकालते हुए उसकी छाती के अंदर घुसा चुका था। ये इंजरी काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए यांग की बॉडी से तेजी से ब्लड रिलीज होने लगता है। चैंग तो ये सोचकर खुश होने लगता है कि इस बार तो मैं इसे जान से मार ही दूंगा। वहीं अब तक हुमई भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी धीरे धीरे अचानक से यांग की बॉडी से वो स्कल मॉन्स्टर
मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जो देखने में इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि इस लड़के की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो स्कल मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा डरावना था। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए उन सभी पर गुर्राने लगता है। यांग की आंखों का कलर चेंज हो गया था। इसका मतलब कि उस स्कल मॉन्स्टर ने यांग की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वो यांग की एनर्जी का यूज करते हुए यांग फायरबॉल को थ्रो कर देते हैं, जो कि किसी बुलेट की तरह चैंग के फॉरहेड के बीचों बीच घुस जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वहाँ पर मौजूद किसी को भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं इस अटैक के चैंग के हिट हो जाने के बाद हुमई सोच रही थी कि किस तरीके का मेथड है ये, इतना ज्यादा पावरफुल। बेचारा सीनियर भी कुछ नहीं कर पाता। अपनी आंखों के सामने अपने जूनियर को मरता हुआ देखता है। अपना काम करने के बाद वो स्कल मॉन्स्टर फिर से बॉडी में जाकर शांत हो गया था। होश में आने के बाद यांग को यकीन नहीं होता कि उसने एक इंसान को मार दिया। वो तो ये सोच सोच कर ही ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि उसके हाथों से एक इंसान का कत्ल हो गया है। वहीं ये ज़िप देखने के बाद तो सीनियर का खून खौल गया था। वो हमारे यांग का इसे कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को जान से मारने की। वो तो गुस्से में अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए यांग काई के ऊपर अटैक कर देता है। यांग काई ने इंस्टेंटली इस अटैक को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो उसे संभाल नहीं पाता। साथ ही उस स्टोन की यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और चैंग को मारने के बाद तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो वहीं पर गिर पड़ता है। ये सीनियर तो यांग की ऐसी हालत देखने के बाद और भी पावरफुल तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त फीस तैयार कर चुका था। यांग खुद को अभी तक संभाल नहीं पाता, इसलिए जैसे ही ये अटैक करने के लिए सीनियर आगे बढ़ते हैं, अब यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए हुमई को आगे आना पड़ता है, जो एक जबरदस्त किक के साथ सीनियर को शो कर देती है कि उनका मुकाबला अब उससे होगा। वो सीनियर तो सीधा सीधा हुमई को वार्निंग दे रहा था, इस लड़के ने मेरे जूनियर को जान से मारा है तो मैं इसे जान से मार दूंगा। तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इसके बाद मैं तुम्हारे होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। हुमई तो बिल्कुल पीछे हटने नहीं वाली थी। वो तो साफ साफ साबित कर देती है कि चाहे वो हारे या जीते, फाइट तो वो करके रहेगी। सीनियर का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था। हुमई देखती है कि यांग अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यांग को क्या हुआ है। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर इधर हमें यांग को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा सदमे में था, ये सोचकर कि उसके हाथों किसी की जान चली गई। तभी उसे याद आता है कि उसने ये नहीं किया। जब उसकी बॉडी ऐसा कर रही थी उसे तो पता भी नहीं था। तो वो अपने सोल सी में जाकर चेक करता है। सामने स्कल मॉन्स्टर था। उससे कहता है कि हमारे चैंग को मैंने नहीं मारा। वो स्कल मॉन्स्टर तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि हाँ, उसे मैंने मारा है, मैंने काफी सालों से किसी को नहीं मारा था। यांग तो चिढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को कंट्रोल करते हुए किसी इनोसेंट की जान लेने की। वो स्कल मॉन्स्टर भी लाइक बच्चे शायद तो भूल गया है कि अगर मैं वहाँ नहीं आता और अगर उस लड़के को नहीं मारता तो उसकी ट्रिक की वजह से आज तू यहाँ जिंदा खड़ा नहीं होता। शायद तू भूल रहा है कि अब मैं तेरी बॉडी से मर जाऊं। तेरे मरते ही मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा और मैं इतनी आसानी से खत्म होने वालों में से नहीं हूँ। अगर कोई तुझे मारने की कोशिश करे तो तुझे उसे मारना होगा, यही इस वर्ल्ड का रूल है। वो तो यांग को ऑफर करने लगा था कि अगर तू चाहे तो बाहर मौजूद उस सीनियर को भी मैं ठिकाने लगा सकता हूँ, बस तू एक बार ऑर्डर तो कर। यांग का कहना था कि उसे किसी को भी मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि ये स्कल मॉन्स्टर शांत हो जाए। पर वो स्कल मॉन्स्टर कह रहा था कि शायद तुझे नहीं पता कि अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो तुझे मार देगा और तेरे जवाब का इंतजार मैं तो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कर सकता हूँ, लेकिन तुझे नहीं पता कि बाहर वो लड़की कितनी देर तेरा इंतजार कर सकती है। यांग को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हम समझ जाते हैं क्योंकि दिखाते हैं कि हुमई काफी देर से उस सीनियर के साथ फाइट करके उसे रोक रही थी, जहाँ अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए वो उसे डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रही थी। पर इस सीनियर के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो काफी आसानी से उसे हिट करके दूर कर देता है। हुमई तो यांग से कहती है कि होश में आ जाओ वरना हम दोनों मर जाएंगे। ये सीनियर तो फिर से हुमई को वार्निंग देने लगता है कि सीनियर सिस्टर, अगर आप इस लड़के को मुझे जान से मारने दे तो मैं आपको जाने दूंगा। पर हुमई को पता था कि ये कितना कमीना है। वो कहता है कि इसे मारने के बाद तुम मुझे भी मार दोगे। पर वो तो काफी बेशर्मी के साथ कह रहा था कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ जो आपको मारेगा, वो तो यांग है। देखो ना कितनी अच्छी कहानी बनेगी कि चैंग शाओ अपनी पिछली फाइट का बदला लेने के लिए यांग को मारने आता है, पर यांग के हाथों मारा जाने पर आप उसका बदला लेने की कोशिश करती हैं, पर वो आपको भी मार देता है और फिर मैं मसीहा बनकर सामने आता हूँ और फिर इस दुश्मन को जान से मार देता हूँ। जरा सोचिए, जब ब्लडी बैटल गैंग यानी कि आपके फादर को पता लगेगा कि मैंने आपकी मौत का बदला लिया है, तो फिर वो कितनी खुशी से मुझे गैंग का नया लीडर बना देंगे, अपनी जान पर खेलकर आपके लिए रिवेंज लेने के लिए। ये स्टोरी सुनने के बाद तो हुमई का खून खौल उठता है। वो कहती है कि बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की। पर वो सीनियर तो उसके ऊपर जबरदस्त हिट देने वाला था। हुमई इस अटैक के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो रैंडमली खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होने
लगी थी और वो सीनियर काफी दूर जाकर गिरता है। हमें पता लगा था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि हमारे यांग का है, जो होश में आने के बाद अपनी एनर्जी होमे की बॉडी में ट्रांसफर करने लगा था। यांग काई की बातों से हमें पता लगता है कि उसने स्कल मॉन्स्टर की बातों को मानते हुए उससे थोड़ी सी पावर को बोरो कर लिया था। अभी उसकी पावर को यूज करते हुए वो कहता है कि मैंने तो बस थोड़ी सी पावर ली है और फिर भी मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी वो सीनियर हमारे यांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था, पर यांग के एक जबरदस्त पंच देते ही वो हवा में उड़ने लगता है, जैसे कि किसी ने बैट का यूज करते हुए बॉल उड़ा दिया। फिर तो यांग भी एक जबरदस्त लॉन्ग जंप लगाते हुए उस सीनियर के पास पहुंचकर उसे काफी जोर जोर से पंचेस बरसाने लगा था, जिससे रिवेंज लेने का सपना देखने वाला ये सीनियर लो पेड़ से टकराते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यांग तो उसके सामने मौत बनकर खड़ा था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी यांग के पीछे उसे वो स्कल मॉन्स्टर नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। डर के मारे तो वो उसे यांग ब्रदर बोलते हुए अपनी जान बख्शने को कह रहा था। वो तो वहीं बैठे बैठे कसम खा लेता है कि यांग ब्रदर, मैं कभी तुम्हारी साइड की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। उसे इतना ज्यादा गिड़गिड़ाता देखकर यांग को उस पर रहम आ जाता है। वो स्कल मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम वापस जा सकते हो, अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पर यांग के वापस जाते ही ये शातिर इंसान अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। वो चैंग शाओ की टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाते हुए यांग पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा था। यांग, जो कि अब तक हुमे से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तभी हुमे को चौंकता देखकर उसे पता लगता है कि ये बंदा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि यांग कुछ भी समझ पाता, वो स्वॉर्ड सीधा उसकी छाती के अंदर घुस गई थी। ये सीनियर तो हंसते हुए कह रहा था कि तुझे क्या लगा, इतनी आसानी से तुझे जाने दूंगा, तो मरना डिजर्व करता है। ये बोलने के बाद तो वो स्वॉर्ड को और अंदर तक धंसा चुका था। उस सीनियर लुओ की इस हरकत की वजह से वो स्कल मॉन्स्टर काफी ज्यादा नाराज होकर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उससे हुमे भी इफेक्ट होने लगती है। वो दोनों उस प्रेशर को संभाल नहीं पाते और काफी दूर हो जाते हैं। अब तक इस कमीने इंसान ने खुद को बचाने के लिए हुमे को बंदी बना लिया था। वो यांग को धमकाने लगता है कि मैं इसे मार दूंगा, पर यहाँ यांग की बॉडी में तो उस स्कल मॉन्स्टर का कंट्रोल है, जो उसकी बातों में नहीं आता बल्कि अपनी एनर्जी को और ज्यादा हाई कर देता है, जिससे तो बिना उसके अटैक के ही उसकी एनर्जी की वजह से ये दोनों पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। इससे पहले कि उस इंसान के साथ हुमे भी पहाड़ से नीचे गिरने लगती, यांग होश में आते हुए दौड़कर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो सीनियर तो पहाड़ से गिरने के बाद उसका नामो निशान मिट चुका था। यांग ने हुमे को बचा लिया था। वो उससे कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक से हुमे नोटिस करती है कि यांग की बॉडी वीक होती जा रही है। वहीं वो खुद को ना संभाल पाने की वजह से अनकॉन्शियस होकर उसकी गोद में ही लेट जाता है। पहले तो हुमे उसे आवाजें देकर काफी ज्यादा जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता लग जाता है कि अपनी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने की वजह से अब वो कमजोर हो चुका है। इसलिए वो थोड़ी देर उसे अपने गोद में ही रेस्ट करने देती है और इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब संडे को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक